ना नरेंद्र मोदी का चेहरा, ना अमित शाह की वो दादागिरी जैसी अपील, कोई काम नहीं आया। ऐसा क्या हुआ कि पहले चरण के मतदान के बाद मतदाताओं की उदासीनता भयावह रूप से प्रकट हुई। हिंदुत्व का एजेंडा भी काम नहीं आया। रावण कहा, नीच कहा, क्या कहा, किसने किसको कहा, ये सारी शब्दावली धरी की धरी रह गई। तो पहले फेज में जब भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, भाजपा को नुकसान हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो अशोक वानखड़े तोलता है। और इस बार तुलेगी समस्त राजनीतिक पार्टियां। गुजरात के पहले फेज का मतदान हुआ। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के कई दिग्गज नेता, योगी आदित्यनाथ से लेके देवेंद्र फडणवीस से लेके ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था बीजेपी शासित प्रदेश का कि जिसने गुजरात की खाक छानी नहीं हो। हर राज्य से बड़े नेता गुजरात पहुंचे थे। हजारों करोड़ रुपए लगाए गए। प्रधानमंत्री गली गली घूम रहे, गांव गांव में, घर घर में बीजेपी के बड़े नेता हर मतदाता को मतदान के लिए आह्वान कर रहे हैं। ये सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्या हुआ कि पहले चरण के मतदान के बाद मतदाताओं की उदासीनता भयावह रूप से प्रकट हुई। मैं उदासीनता इसलिए कहता हूं कि जब मतदान होता है तो मत प्रतिशत से पता पड़ता है कि लोग कितने उत्साह से मतदान करने जाते हैं। इस बार पहले चरण का मतदान जो हुआ 1 तारीख को, उसमें 89 सीटें थी, 19 जिले थे और 2.5 करोड़ के आसपास वोटर थे। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात का बहुतांश भाग इस पहले चरण में कवर हुआ। लेकिन जो मत प्रतिशत आया बाहर, वो पिछले 10 साल से सबसे कम मतदान हुआ है। और जब कम मतदान होता है तो इसके मायने क्या है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। यदि मैं पिछले 3 चुनाव का एक विश्लेषण करूं तो 2007 में 61% मतदान था, 2012 में 72.37% मतदान हुआ, लेकिन 2017 में फिर वो 68.38 पे आया और फिर 2022 में 62.92 यानी करीब करीब 63% का मतदान हुआ। 2007 में यदि मैं उन 90 सीटों की विश्लेषण करूं तो 2007 में जब 61% मतदान हुआ तो भाजपा को 61 सीटें मिली, कांग्रेस को 24 सीटें मिली, यानी 1/3 भाजपा से, और अदर्स को 4 मिली। 2012 में जब 72% मतदान हुआ तो भाजपा की सीटें बढ़ के 63 हुई और कांग्रेस की 2 घटी, अदर्स 4 पे बरकरार रहे। लेकिन 2017 में जब ये 72% मतदान 68% हो गया तो इसकी मार बीजेपी को लगी। 48 सीटें उनकी आई, करीब करीब 20 सीटें घटी, मतलब 15 सीटें घटी। कांग्रेस की 38 सीटें हुई, वो बढ़ोतरी कांग्रेस में आई और अदर्स को 3 थी। 2022 में ये 62-63% पे आया, यानी पिछले तुलना में करीब करीब 5% कम हुआ। जब 4% घटा तो भाजपा को घाटा हुआ। 5% पे किसको घाटा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन 2017 के चुनाव में थोड़े अलग भी मानता हूँ, क्योंकि वोट प्रतिशत तो कम हुआ ही, लेकिन फिर पटेल आंदोलन, दलित आंदोलन, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो भाजपा के खिलाफ थे। लेकिन इस बार सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन है, महंगाई है, बाकी फैक्टर्स है और आम आदमी का एक तिकोना मुकाबला है। यदि मैं आपको जिलेवार जाऊं तो 2 जिले हैं, नर्मदा और ताप्ती, 19 जिलों में से जहां 70% मतदान हुआ, पिछले बार से ज़्यादा हुआ।
लेकिन इसमें यदि नर्मदा देखें आप, तो वहाँ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती है। ताप्ती जिले में कांग्रेस का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। जो 9 जिले हैं 19 में से, यदि ये 2 छोड़ दें और बाकी जो 9 जिले हैं जहाँ मतदान 50 से 60% रहा, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। महानगरों में मतदान कम रहा, आदिवासियों ने ज़्यादा मतदान किया। आदिवासी बहुल क्षेत्र में शहरों का मतदान 11% घटा। शहर ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। मोरबी, जहाँ पुल का हादसा हुआ, 135 लोग मारे गए, वहाँ करीब करीब 68% मतदान हुआ। 2017 में यह 73% था, 2012 में ये 75% था। कुल मिलाकर मैं तोल इसलिए रहा हूँ राजनीतिक दलों को, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गुजरात के सुपूत, गुजरात का विकास का मॉडल, ये तमाम चीज़ें मतदाताओं के सामने ध्वस्त होती नजर दिखाई देती है। ना नरेंद्र मोदी का चेहरा, ना अमित शाह की वो दादागिरी जैसी अपील कोई काम नहीं आया। हिंदुत्व का एजेंडा भी काम नहीं आया। रावण कहा, नीच कहा, क्या कहा, किसने किसको कहा, ये सारी शब्दावली धरी की धरी रह गई। मतदाता इतना उदासीन था कि वो मत देने के लिए ही नहीं आया, क्योंकि सामने मतदाता के कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। उन्हें ये पता है कि कांग्रेस सीटें ज़्यादा भी लाएगी तो भी बीजेपी उनको सरकार बनाने नहीं देगी। तो सरकार तो बीजेपी की ही बननी है। जैसा मैंने कहा, बीजेपी चुनाव जीतती है तो सरकार बनाती है, और चुनाव हारती है तो यकीनन सरकार बनाती है। दूसरी ओर केजरीवाल का झाड़ू वो तूफान नहीं उठा पाया। केजरीवाल के लुभावने वादे भी, फ्री की बिजली और एजुकेशन और स्वास्थ्य, बहुत सारी फ्री की बातें कर रहे थे। ना रोजगार, 10 लाख की जगह 20 लाख, कांग्रेस 10 लाख दे रही थी साल में, ये 20 लाख लोगों को दे रहे थे, वो भी नहीं मतदाताओं को अपील कर गया। ना मतदाताओं को विश्व गुरु बनने का, ना G20 का कोई इम्पैक्ट हुआ, ना गुजरात के सुपूत को कोई गाली दी इसलिए लोग बाहर आए, ना हिंदू मुसलमान का कोई कार्ड चला। कुल चला तो इस बार मतदाता का अपना मानस चला। मतदाताओं को यह समझ में आ रहा था कि जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्र में है, तब तक गुजरात को भाजपा से मुक्ति नहीं। जब भाजपा से मुक्ति ही नहीं तो फिर वोट दे के भी क्या करेंगे। कल कांग्रेस को वोट भी देंगे। पिछली बार कांग्रेस को वोट भी दिया था, 77 सीटें आई थी कांग्रेस की, लेकिन उनमें से 17 सीटें करीब करीब बिक के चली गई बीजेपी के पास। जिनके ऊपर विश्वास है वो जल्दी बिक जाते हैं। जिनके ऊपर विश्वास था उन्होंने विश्वासघात किया। तीसरे आदमी पे विश्वास कैसा रखा जाए, क्योंकि बार बार नए लोग आते हैं और मूर्ख बना के जाते हैं। 1947 से लेकर आज तक इस देश का मतदाता मूर्ख ही बनता आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो घोषणा पत्र होते हैं, उस घोषणा पत्र का कोई भी लीगल स्टैंडिंग नहीं है, उसको कोई कानूनी उसमें प्रोटेक्शन नहीं है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ये कह देगा कि आपका घोषणा पत्र ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है मतदाताओं के साथ, और यदि आप सत्ता में आने के बाद आपने आपका घोषणा पत्र पूर्ण रूप से लागू नहीं किया तो आपको कोर्ट में खींचा जा सकता है। उस दिन शायद लुभावने वादे बंद हो जाएंगे। नहीं तो हम करें तो रासलीला, दूसरा करे तो व्यभिचार। इस तर्ज के तहत मोदी जी लगातार आम आदमी और कांग्रेस को रेवड़ियाँ बांटने वाली पार्टी कह रहे थे, और खुद भी युवाओं को स्कूटी बांटने की बात कर रहे थे। गुजरात के मतदाता ने पहली बार रिएक्शन दिया, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं। लोकतंत्र में उदासीन मतदाता तानाशाहों को प्रोत्साहित करता है। मतदाताओं में उत्साह होना चाहिए। नोटा का भी एक ऑप्शन है। यदि आप इतने उदास हैं वर्तमान सरकार से और विपक्ष से, तो नोटा दबा के बाहर आ जाइएगा। कम से कम देश के सामने ये स्थिति तो जाएगी कि जो भी हमारे यहाँ है
सब कूड़ा कचरा है कि कोई इस लायक नहीं कि जिसको हम मतदान दें। यदि हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो पहले फेज में जब भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है भाजपा को नुकसान हुआ है। तो क्या इस बार यदि वैसा ही हुआ तो भाजपा की जो सीटें वहाँ थी वो कम होगी या बढ़ेगी? भाजपा को वहाँ पे पिछली बार 48 सीटें मिली थी पहले फेज़ में। क्या वो 48 की 40 हो सकती है, 42 हो सकती है, 45 हो सकती है? क्या कांग्रेस जो 38 पे थी वो 40 पे जा सकती है? और क्या अन्य जो 4 पे थे वो 5 या 6 पे जा सकते हैं और अन्य के खाते में आम आदमी पार्टी दिखाई देती है? आम आदमी पार्टी ने सूरत में तो हंगामा किया, लेकिन इसी सूरत में जितना उनके रैलियों में भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही थी वो भीड़ मतदाताओं में टर्न होती हुए, तब्दीली होती हुई नहीं दिखाई दी। सूरत की कुछ हमारे पत्रकार मित्रों का ये भी कहना है, सूरत में जो भीड़ होती थी वो ज़्यादातर उन लोगों की होती थी जो सूरत में बाहर से काम करने आते हैं। चुनाव के समय वह अपना मत देने के लिए अपने गांव चले गए होंगे, सौराष्ट्र को, अपने अपने ज़िले में। तो जो भीड़ थी वो अपने गांव चली गई। हो सकता है गांव में आम आदमी पार्टी को वोट दे, लेकिन फिर सूरत के उम्मीदवारों का क्या, ये प्रश्न चिन्ह बरकरार है। नरेंद्र मोदी पहली बार जीवन में प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 दिन तक सूरत में गेस्ट हाउस में बने रहे। पिछली बार सूरत में डंडा चला और पूर्ण स्वीप हो गया। इस बार डंडे से काम नहीं होगा ये जान रहे थे, क्योंकि लाठी की आवाज़ खोखली हो गई ये भी वो जान रहे थे। इस बार उन्होंने 1 to 1 कई कारपोरेट सेक्टर के लोगों से, बड़े बड़े जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं उन लोगों से बातचीत करके कुछ मत परिवर्तन करने का प्रयास किया। लेकिन कुल मिलाकर पहले फेज़ में जहां बीजेपी को ज़बरदस्त वापसी करनी थी वहां बीजेपी बैकफुट पर जाती दिखाई देती है और कांग्रेस जस से तस है। आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा मुनाफा यहाँ से दिखाई नहीं देता। दक्षिण भारत में भी करीब करीब वही बात है। आज जो मतदान हुआ कल उस पर बात कर रहा हूँ। कल प्रयास करूँगा 5 तारीख के पहले आपके पास वो चित्र लाने का जहाँ मतदान होने जा रहा है, ताकि वहाँ का सीन क्या है, वहाँ का इक्वेशन क्या है और फिर भाजपा सत्ता में आती है नहीं आती है, ये मेरे विश्लेषण से आप तय कर लीजिए। आज सारे राजनीतिक दलों को इसलिए तोड़ रहा था कि सारे राजनीतिक दलों ने पूरी मेहनत करने के बाद भी मतदाताओं को वो घर से बाहर नहीं निकाल पाए। इसका मतलब उनके वादों में, उनके चेहरों में, उनके पैसों में, उनके उस दादागिरी वाले रवैये में कोई दम नहीं रहा। आज इतना ही, फिर आता हूँ अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।